हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर के साथ। एक नए माह की शुरुआत हो रही है और आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 में 12 में से एक महीना जा चुका है। अब केवल 11 महीने बचे हुए हैं, लेकिन हमें कारनामा तो 2024 में ही करके दिखाना है। कोई ना कोई इस बार करिश्मा जरूर करके दिखाना है, और ये जादू अपने आप नहीं होगा। ये जादू होगा हमारी मेहनत से। इस बार 2024 में किसी ना किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन लेकर निकलना है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, ये स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि जो विजयनगर अंपायर था, तो विजयनगर साम्राज्य में ये कौन सी वस्तु थी जिसका आयात सबसे ज्यादा किया जाता था। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर घोड़ों का आयात सबसे ज्यादा किया जाता था। मतलब दूसरे देशों से और आसपास के राज्यों से, दूसरी प्रांतों से यहाँ पर अलग अलग नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। और जो सबसे पहले और सटीक आंसर देने वाले लोग हैं, ये हैं, एक तो शुक्ला जी हैं जिन्होंने सही आंसर दिया सबसे पहले। इसके अलावा गौरव हैं, इनका भी आंसर सही था। और नितिन कुमार हैं, और इनके बाद सागर मनी है। तो ये चार लोग वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया था। इसके अलावा भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है कि घोड़ों का आयात होता था। अब विजयनगर अंपायर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहां पर आज कर्नाटक है, ऊपर गोवा है, नीचे केरल है, तमिलनाडु है, और इधर आंध्र प्रदेश है, इस पूरे रीजन में विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा करी गई थी। इस साम्राज्य के अंदर एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि कितनी डायनेस्टीज थी। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर चार वंश थे। कौन कौन से वंश थे? पहला, जिसको बोलते हैं संगमा डायनेस्टी। दूसरा जो थी यहाँ पर, ये थी सलुवा डायनेस्टी। तीसरी डायनेस्टी जिसको तुलवा डायनेस्टी बोलते हैं, और चौथी और आखिरी जिसको अराविदु डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो चार आपको डायनेस्टी यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासकों में किसका नाम आता है। तो ये है राजा कृष्णदेव राय। और ये इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर था, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा हुआ है कि उस टाइम पर भारत के सबसे शूरवीर शासक थे राजा कृष्णदेव राय। तो क्वेश्चन ऐसे एक और पूछा जाता है कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के कौन से वंश से बिलोंग करते थे। तो ये तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, राजा कृष्णदेव राय ने ये कौन सा राज्य है जिसको विजयनगर साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो इन्होंने इसके ऊपर उड़ीसा वाला जो राज्य था पूरा, इसको भी विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था राजा कृष्णदेव राय ने। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। सारे न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी सबसे ऊपर लिखी हुई है, ये वरुण अवस्थी 07। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा लाभ योजना की शुरुआत करी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं लाभ का मतलब क्या है। पहले तो आप ये समझ लो, इसको बोलते हैं लघु वन जात्य, लघु वन जात्य द्रव्य द्रव्य क्रय। ठीक है, तो पूरा नाम इसका क्या हुआ? लघु वन जात्य द्रव्य क्रय योजना। इसकी शुरुआत करी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा में नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इस नई योजना को लागू किया गया है। अब ये जो योजना है, ये किसके लिए लागू करी गई है समझिए। ऐसे लघु उद्योगों में आने वाली जनजातियां जो कि जंगलों से किसी ना किसी चीज का उत्पादन करते हैं। अब जंगलों से कई चीजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बहुत तरीके के फल हो गए, और इसके अलावा बहुत तरीके की अलग अलग आइटम्स हो गए, जैसे कि बैम्बो हो गया, जिसको बम्बू बोलते हैं, बांस के बम्बू होते हैं ना, तो इनका भी उत्पादन किया जाता है। तो जंगलों में इस तरीके की कोई भी चीज का उत्पादन जो कि जनजातियां कर रही हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत 100% एमएसपी दिया जाएगा। अब एमएसपी नहीं पता तो समझिए, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, किसान का शोषण करते थे ये जो व्यापारी लोग होते थे। वो कैसे, समझिएगा। जैसे किसान ने मान लीजिए 100 कुंटल गेहूं की पैदावार इस बार करी, ठीक है, और किसान चाहता है कि वो अपना गेहूं मार्केट में 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे। अब किसान बाजार गया,
अब इस टाइम पर यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी एक मोनोपोली बना रखी है। कोई भी व्यापारी इस किसान से 20 रुपए में गेहूं नहीं खरीद रहा है। ये किसान 1 महीने तक लगातार आ रहा है बाजार में, इसका गेहूं बिक नहीं पा रहा है। अब ये अपने पास 100 कुंटल गेहूं तो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आ गई तो गेहूं भीग जाएगा। अपने घर के अंदर इतना तो रख ही नहीं सकता गेहूं, और ये भीग गया तो उसके बाद सड़न हो जाएगी, पूरी फसल भी खराब हो जाएगी, नुकसान अलग से हो जाएगा। अब व्यापारी गण क्या बोलते थे, ये बोलते थे भैया आप पूरा 100 कुंटल हमें एक बार में दे दो, लेकिन 8 रुपए के हिसाब से बताओ तो रेट लगाएं। अब किसान के साथ स्थिति वही हो जाती थी, मरता क्या ना करता बेचारा। किसान को इतने कम प्राइस में अपनी जो फसल होती थी उसको बेचना पड़ता था, मतलब एक तरीके से घाटे में बेच देते थे किसान, इस डर से कि 1 रुपया भी ना मिले, उससे अच्छा है कि भाई घाटे में बेच दो। तो ऐसे क्या होता था, किसानों का शोषण होता चला आ रहा था सदियों से। इसके लिए सरकार ने एमएसपी लॉन्च करी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सरकार ये निर्धारित कर देती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे कोई भी ये फसल खरीद नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसान चाहता है इस बार कि 20 रुपए का रेट गेहूं का रहे, तो सरकार एक ऐसा प्राइस सेट करेगी एमएसपी में जिसमें किसान का बहुत ज्यादा फायदा ना हो, तो नुकसान तो बिल्कुल ही ना होने पाए। जैसे मान लीजिए सरकार ने 18 रुपए एमएसपी रख दिया, तो इसका मतलब ये कानून हो गया कि कोई भी बाजार में 18 रुपए से नीचे तो गेहूं खरीद ही नहीं सकता। अगर आप खरीदते हैं तो वो कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर ऐसे लोग, ऐसी जनजातियां उड़ीसा की जो कि इस तरीके के आइटम्स जंगलों से बनाते हैं बेचने के लिए, उनको 100% एमएसपी दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, उड़ीसा के अंदर 100 लोगों में से 23 लोग जनजातियों से बिलोंग करते हैं। मतलब आप ये समझ लो, उड़ीसा के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 23% जनजाति है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इस योजना का फायदा वहां की जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी दिया जाएगा। उड़ीसा में गवर्नर हैं रघुवर दास। ये कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक एमओयू अभी हाल ही में साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट। यहाँ पर दरअसल बात हो रही है चंबल नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी को जोड़कर आपस में प्रोजेक्ट लॉन्च करने की। तो ये दो राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन नदियों का पानी राजस्थान और एमपी के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत शामिल होगी, और साथ में राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर आपस में ये विचार विमर्श करेंगे कि इन नदियों के पानी का सिंचाई के लिए बंटवारा कैसे हो। साथ में इन नदियों के पानी की जो बॉर्डर्स हैं वो भी यहाँ पर निर्धारित करी जाएंगी, ताकि दोनों राज्यों को इसका फायदा मिल सके। मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी पूछा था कि हाल ही में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी है, तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो आप में से एक दो स्टूडेंट ने सही आंसर किया था। बीजेपी की तरफ से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। और एमपी में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। और राजस्थान में गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। और एमपी में गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। अभी 2023 का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन प्रेसिपिशन इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय करप्शन इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है। इस बार भारत ने जो रैंक सिक्योर करी है ये है 93। और इस बार भारत की स्थिति बिगड़ी है पहले से या फिर सुधरी है, इस रैंक के आधार पर, इंडेक्स के आधार पर भारत की स्थिति करप्शन के मामले में पहले से खराब हो गई है। क्योंकि साल 2022 में भारत ने 85 रैंक सिक्योर करी थी, 85th रैंक। इस बार 8 पायदान ये रैंक नीचे गिर गई है भारत की। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पिछले 1 वर्ष में करप्शन ज्यादा हो गया है। अब अगर बात करी जाए टॉप कंट्रीज कौन से रहे, तो पूरे दुनिया में नंबर 1 रैंक सिक्योर करी है डेनमार्क ने। डेनमार्क के अंदर सबसे कम करप्शन है, इन्होंने 100 में से 90 अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे जो देश रहा है यह है फिनलैंड। और तीसरे नंबर पे जो तीसरी रैंकिंग है ये है न्यूजीलैंड की। अब अगर वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो सबसे बुरी स्थिति रही है सोमालिया की। पूरे 180 देशों की लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें 180वीं रैंक है सोमालिया की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम अपने आसपास की बात करें तो चाइना ने यहाँ पर जो रैंक सिक्योर करी है ये 76वीं रैंक सिक्योर करी है, जो कि भारत से बेहतर है। और पाकिस्तान ने जो रैंक सिक्योर करी है ये 133वीं रैंक है, जो कि भारत से काफ़ी बुरी स्थिति है। इसके अलावा और भी बुरी स्थिति में जो कंट्रीज़ हैं ये हैं अफ़गानिस्तान, यहाँ पर भी बहुत करप्शन है।
नॉर्थ कोरिया को तो 172वीं रैंक मिली हुई है, बहुत ही बुरी स्थिति है। ट्राई के नए चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? ट्राई का मतलब क्या है, पता है आपको? ट्राई, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, ट्राई को बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरपर्सन अब से होंगे अनिल कुमार लाहौती। आई एम वेरी श्योर आपने इनका नाम पहले सुना होगा। आपको याद दिला दूं, ये रेलवे के चेयरपर्सन रह चुके हैं पिछले वर्ष। तो अब लाहौती साहब को ट्राई के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है, इनका नाम है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला को सक्सीड किया है। ट्राई की स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। और ट्राई के इस टाइम पे चेयरपर्सन तो अब आप ध्यान नहीं रखें, ठीक है। रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें आपको पता ही है इस तरीके की झांकियां निकाली जाती हैं, ठीक है। तो सारे मंत्रालय अपनी झांकियां निकालते हैं और सारे राज्य और यूटीज भी अपनी झांकियां निकालते हैं। और उसके बाद ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन इस बार की झांकी का विनर रहा है, जिसको इंग्लिश में तबलेऊ बोला जाता है झांकी को, ठीक है। तो इस बार जो कल्चर मंत्रालय है, इसके तबलेऊ ने फर्स्ट प्राइज जीता है रिपब्लिक डे परेड में। इसकी थीम क्या थी? इसकी इस बार की थीम काफी इंटरेस्टिंग थी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो मंत्रालय की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कौन से मंत्रालय ने नंबर वन रैंक हासिल करी है, तो कल्चर मिनिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य ने नंबर वन झांकी की, राज्यों में नंबर वन पे रहा है उड़ीसा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो राज्य रहा है, ये रहा है गुजरात। और तीसरे नंबर पे जो राज्य रहा है, ये है तमिलनाडु। यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इस बार ये कौन सा डांस ग्रुप रहा है जिसको स्पेशल मोमेंटो अवार्ड दिया गया है? तो ये जो डांस ग्रुप था, ये था वंदे मातरम, सॉरी वंदे भारतम, ठीक है, वंदे भारतम। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के रूप में कौन थे? ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आपको पता है ये भारत का कौन सा संस्थान है जो कि पहला ऐसा संस्थान बन गया है जो कि अपनी लैब के अंदर मछलियों को ग्रो करेंगे और उसके बाद उनका मीट बेचेंगे बाजार में? तो अभी तक जो मछलियां हैं, जो मछलियां बेची जाती है मार्केट में, वो समुंदर से या नदियों से पकड़ के बेची जाती थी। ये अपनी स्पेशल लैब के अंदर मछलियों को ग्रो करेंगे, जिसके अंदर ये प्रोटीन का ध्यान रखेंगे, जिस वजह से लोग फिश को कंज्यूम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है CMFRI, और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कोची पर बेस्ड है। और आपको बता दूं, 2020 में एक रिपोर्ट के आधार पर अगर देखें तो करीब करीब $3.1 बिलियन लोगों ने प्रोटीन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। आज की डेट में आप देख ही रहे होंगे, कई सारे आपने यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे। कोई भी अगर डाइट की बात करता है तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करता है। लोग प्रोटीन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं, ठीक है। लोग वही डाइट लेना चाहते हैं जिसमें हाई प्रोटीन हो। तो इस वजह से प्रोटीन का मार्केट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें CMFRI ने ये एक नई पहल करी हुई है। इनमें से ये कौन सी जगह है जिसको भारत सरकार ये चाहती है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए? 2024 से 25 के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट सत्र के लिए भारत की तरफ से जो ये जगह है, ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इनका प्रपोजल रखा गया है। और ये जो लैंडस्केप्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर मराठा साम्राज्य की जो सेना होती थी, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने झंडे गाड़े हुए हैं, दुश्मनों को पराजित किया हुआ है। आप लोगों ने तानाजी मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर कई सारी ऐसी सकरी पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर मराठा साम्राज्य के सैनिक एक स्ट्रैटेजी बनाकर छुप जाते थे और उसके बाद मुगलिया सेना को यहीं पर ध्वस्त कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके के जो ये लैंडस्केप्स हैं, इनको यहाँ पर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कही जाने की बात कही गई है। हालांकि अब ये आगे पता लगेगा कि यूनेस्को इनको लिस्ट करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल आपको बता दूं, इस टाइम पर भारत की तरफ से 42 ऐसी धरोहरें हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट्स में शामिल किया जा चुका है। और इन 42 में से 34 जो हैं, ये कल्चरल साइट्स हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस पर्टिकुलर किसी तारीख को नहीं, जबकि जनवरी महीने का जो आखिरी संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। और इस बार ये 28 तारीख को पड़ा। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि पहले क्या होता था, जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था,
लोग उससे काफ़ी भेदभाव करते थे। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो और इस तरीके के अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी अपनी डिग्निटी है, उससे भेदभाव ना किया जाए। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर नित्य आनंद। 99 की एज में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो आपको बता दूं, ये दरअसल एक फेमस साइंटिस्ट थे और इनके द्वारा एक दवा बनाई गई थी। इनके द्वारा आपको पता है सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई थी। और सहेली आपको बता दूं केवल भारत ही नहीं, ठीक है, ये पूरे दुनिया की पहली ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जिसको ओरल बेसिस पर लिया जाता था, ठीक है, जिसको पानी के साथ आप ले सकते थे, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बनाई थी, इसके बारे में आपको बता दूं, इनका जो करियर है ये स्टार्ट हुआ था सीडीआरआई से। सीडीआरआई जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको इन्होंने ज्वाइन किया था 1951 में। तब से काम करते करते सीडीआरआई के साथ 1974 से लेकर 84 तक इन्होंने सीडीआरआई के डायरेक्टर के रूप में भी सर्व किया हुआ है। और उस टाइम पर इन्होंने इस तरीके की ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई थी जिसको हिंदी में गर्भ निरोधक गोली बोलते हैं। और इसके बाद आपको बता दूं, उस टाइम पर राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे 1986 में, उन्होंने ही इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लॉन्च किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 2012 में इनको केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? चीफ सेक्रेटरी हमेशा सीनियर कैडर का आईएएस अधिकारी होता है, तो जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर शरद चौहान। अब ये पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। शरद चौहान इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशियन रीजन के रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं और 1994 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, एजीएमयूटी कैडर के। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप बता सकते हो पुडुचेरी में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं तमिलसाई सुंदरराजन। ये तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। अभी राज्यसभा में प्रेसिडेंट की तरफ से ये कौन व्यक्ति हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है? राज्यसभा जिसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 80 में प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है और राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया के थ्रू आते हैं और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इन 12 में से एक अब ये हैं, इनका नाम है सतनाम सिंह संधू। क्या नाम है? सतनाम सिंह संधू। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नामित किया गया है। और राज्यसभा के चेयरपर्सन उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब इनके बारे में बात कर देता हूँ आपसे। जो संधू साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले चंडीगढ़ कॉलेज ग्रुप की स्थापना करी थी साल 2001 में और उसके बाद 2012 में इन्हीं के द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी गई है। क्लियर है? गेल जो कि भारत का एक संस्थान है, इसने अगले 10 साल के लिए, ये कौन सा देश है जिससे एलएनजी डील फाइनल करी है? तो गेल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अगले 10 सालों के लिए एलएनजी डील साइन करी है। और एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। गेल जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 2026 से ये एक नया पैक्ट दोनों के बीच में शुरू हो रहा है और गेल ये चाहता है कि यूएई के साथ मिलकर ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उत्पादन करें। और ये टारगेट लेकर चलेंगे कि 2026 से लेकर 2035 तक, इन 10 सालों तक हर वर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन किया जाए। और गेल की स्थापना जो है ये करी गई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और गेल के चेयरपर्सन है एसके गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लेबर संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा। और 2024 के आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, आप सबके लिए मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं प्री प्लस मेंस के लिए। इस बैच के अंदर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ कवर करी हुई है। साथ में कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं
और इसके अलावा पिछले 5 सालों के PYQs कवर किए हैं और साथ में आपको वन लाइनर क्रैश कोर्स भी मिल रहा है। इतना कुछ आपको एक जगह पर पैकेज के रूप में नहीं मिल सकता है। ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा हुआ है जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए अवेलेबल ना हो। तो हर एक टॉपिक इसमें कवर हो रहा है जो मैंने आपको मेंशन करके दिया है। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे, आप डायरेक्टली इसे अवेल कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरा स्टैटिक जीके का बैच हो गया या फिर पर्टिकुलर बैच जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटी, इन सबको भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग का बैच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। एंड इफ़ यू वांट सम ऑफर तो sscgsguru@gmail.com पर आप हमें मेल करिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ और हमारी टीम आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर अवेल करा देगी डिस्काउंट कोड के साथ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।